हेलो एंड वेलकम टू लेट्स सिंप्लीफाई। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने बात की थी आपके मैथमेटिकल लॉजिक के इंट्रोडक्शन के बारे में, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 भी वहां पर पढ़ लिया था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एंड ऑल्सो द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट फर्स्ट। चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। जान लेते हैं सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में। तो डेफिनेशन आपसे कुछ इस तरह से दिया हुआ है: अ स्टेटमेंट विच कैनॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू टू और मोर स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड अ सिंपल स्टेटमेंट. If a statement is the combination of two or more simple statements, then it is called a compound statement. देखिए, डेफिनेशन आपसे कहता है कि अगर किसी एक स्टेटमेंट को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो उसे सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे, और अगर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करके बनता है तो उसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूं: राहुल लाइक्स क्रिकेट। मैंने एक स्टेटमेंट आपके सामने रखा हुआ है। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे तो देखिए, राहुल लाइक्स क्रिकेट इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट. नाउ if I try to split it, or if I try to divide this entire statement into further parts, तो क्या होगा? कोई भी मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं बनेगा बच्चों। देखिए, अगर आपने इसे राहुल लाइक्स कह दिया तो इट इज नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट। अगर आपने इसे कहा कि लाइक्स क्रिकेट, सो हु लाइक्स क्रिकेट, तो यानी कि you try your level best but you can't divide the statement further to make a meaningful statement, and hence such kind of statement is called as a simple statement. ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट. Okay, let's take one more example now. If I write Rahul likes cricket and Raj likes football. Now, what happens in this statement, the second example, is that the entire complete statement, the second statement is comprised of two simple statements. देखिए, दो सिंपल स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे अगर आप इसको डिवाइड करोगे दो हिस्सों में। तो पहला जो होगा वो ये हो जाएगा। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो होगा वो पहला ये स्टेटमेंट हो जाएगा, राहुल लाइक्स क्रिकेट। और अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करोगे तो दूसरा स्टेटमेंट है राज लाइक्स फुटबॉल। और दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैं स्प्लिट करके अलग अलग लिखूंगा तो दोनों स्टेटमेंट्स कंप्लीट स्टेटमेंट है। जैसे कि राहुल लाइक्स क्रिकेट एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, राज लाइक्स फुटबॉल एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट आपके सामने पेश किया गया जहां पर एक पहला एक सिंपल स्टेटमेंट, दूसरा भी एक सिंपल स्टेटमेंट, और उनको कंबाइन करने का काम हमारे इस एंड ने किया। तो स्टेटमेंट का जो डेफिनेशन था ना कंपाउंड स्टेटमेंट का, वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया। देखिए, इफ अ स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स देन इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट, है ना। दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट अगर कंबाइन हो जाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? कंपाउंड स्टेटमेंट। ये हमारा डेफिनेशन कहता है, तो इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे कंपाउंड कंपाउंड स्टेटमेंट. ओके, हेंस विल कॉल दिस एज कंपाउंड स्टेटमेंट. ओके, आई होप आपको ये सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में जानकारी मिल गई है. एंड इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस दैट simple statement is just single statement while compound statement is a combination of two or more simple statements. definition बहुत ही क्लियर है। कोई भी सम आएगा तो आप कैटेगराइज करना आसानी से सीख चुके हो अभी, सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। चलिए आगे हमें देखना है लॉजिकल कनेक्टिव्स. अब ये लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है? देखिए, अभी जो हम लोगों ने कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ा, उस कंपाउंड स्टेटमेंट को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कंपाउंड स्टेटमेंट में हमें ये पता चला कि दो सिंपल स्टेटमेंट्स को, या फिर दो से ज्यादा भी अगर सिंपल स्टेटमेंट्स आपके सामने होंगे तो उनको कंबाइन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक वर्ड लगता है बीच में। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल आपको याद होगा, राहुल लाइक्स क्रिकेट एंड राज लाइक्स फुटबॉल। दो स्टेटमेंट्स थे, और दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने का काम किसने किया था? आपके एंड ने किया था।
तो जो ये स्टेटमेंट्स होते हैं एंड जो ये वर्ड्स होते हैं उनका एक स्पेशल नाम होता है और उन नाम को हम लोग कहते हैं कनेक्टिव्स। ओके, वो नाम होता है कनेक्टिव्स। ऐसे ही कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स है आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ने हैं, एक एक करके उनकी शुरुआत करते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला कनेक्टिव कौन सा होगा। चलिए, तो जो पहला कनेक्टिव आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में वो है कंजंक्शन। ठीक है, आपने ये इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में भी पढ़ा होगा कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन का मतलब होता है एक, अगर आप सिंपल से लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो कंजंक्शन को हम लोग हमारे लॉजिकल लैंग्वेज में एंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है एंड। ओके, तो कंजंक्शन, कंजंक्शन का दूसरा नाम, दूसरा जो नाम होगा हमारे लिए वो होगा एंड। अब इस एंड को डिनोट करने के लिए या फिर इस एंड को लिखने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए आप यूज करोगे कुछ ऐसे सिंबल का। देखिए कंजंक्शन फिर से बता रहा हूँ, कंजंक्शन हमारा पहला कनेक्टिव है जिसका दूसरा नाम एंड है और इसका सिंबल जो होता है ये कुछ इस तरह से होता है। देखिए ये ए से बहुत ही मिलता जुलता है, बस ये बीच वाली जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये नहीं होती है उसमें, बाकी पूरा जो आपका सिंबल है वो कुछ ए की तरह दिखता है। तो बहुत ही आसानी से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत ही आसानी से इसे आप रिमेम्बर कर सकते हो कि ए की जगह पे आपको ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन डालते हो हम लोग वो लाइन नहीं डालनी है, आपका सिंबल बन जाएगा एंड का। ठीक है, अब हमें आगे क्या पढ़ना है इसमें। देखिए लॉजिकल कनेक्टिव्स में हमेशा हम अभी पढ़ने वाले हैं ट्रुथ टेबल। क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रुथ टेबल। अब ये ट्रुथ टेबल क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये ट्रुथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये ट्रुथ टेबल की क्या खासियत होती है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जान लेंगे। चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल के बिना आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ट्रुथ टेबल बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए ट्रुथ टेबल जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगा। कंजंक्शन का एग्जांपल हम लोग ने ऑलरेडी देखा था लेकिन फिर भी बता दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ट्रुथ टेबल आपके सामने रखता हूँ। देखिए मैं अभी जो आपको ट्रुथ टेबल पढ़ा रहा हूँ ये 2 स्टेटमेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में 3 स्टेटमेंट्स भी है। आगे जाके हम लोग वो पढ़ने वाले हैं कि 3 स्टेटमेंट्स के लिए आपको ट्रुथ टेबल कैसे बनाना होता है। तो सबसे पहले आप लिखते हो आपके 2 स्टेटमेंट्स, पहले स्टेटमेंट्स को नाम दे देंगे P, दूसरे स्टेटमेंट को नाम दे देंगे Q। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको कि अगर आपके सामने 2 लॉजिकल स्टेटमेंट्स आ जाए, अगर आप डील कर रहे हो 2 लॉजिकल स्टेटमेंट के साथ, तो कितने आउटकम्स होने चाहिए। ठीक है, इसका एक ट्रिक बता रहा हूं। देखिए अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट्स है बच्चों, अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट है तो आपके पास 4 आउटकम्स आएंगे। और अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट्स है तो आपके पास 8 पॉसिबल यानी कि 8 आउटकम्स आएंगे। अब ये कहां से आता है, व्हाट इज द रूल दैट इज गेटिंग फॉलोड। इसका जो रूल होता है वो होता है 2 raised to n। यानी कि अगर मैं n का वैल्यू 1 रखूंगा तो एक सिंगल स्टेटमेंट होगा तो 2 raised to 1 हो जाएगा, यानी कि एक आउटकम्स, ओनली 1 आउटकम विल बी देयर। अगर मैं 2 स्टेटमेंट्स की बात करूंगा तो 2 raised to 2 हो जाएगा। 2 raised to 2 का वैल्यू सबको पता है 4 होता है, इसीलिए 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 4 पॉसिबल आउटकम्स। और अगर n के जगह पे मैं 3 रखूंगा तो देयर विल बी 2 का क्यूब, यानी कि 8 पॉसिबल आउटकम्स विल बी देयर फॉर 3 स्टेटमेंट्स और 3 लॉजिकल स्टेटमेंट्स। आई होप आप सभी को ये समझ गया होगा। ठीक है, ओके सर, ये तो समझ गया कि हमें 4 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे इसमें, क्योंकि हम लोग 2 लॉजिकल स्टेटमेंट से डील कर रहे हैं इसमें। लेकिन इन दोनों या फिर इन चारों आउटकम्स को लिखा कैसे जाता है, इसके लिए भी आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। देखिए एक ट्रिक हमेशा याद रखिए, इफ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर 2 आउटकम्स, और सॉरी, इफ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर 2 स्टेटमेंट्स दैट इज P and Q, you should remember a number। कौन सा नंबर सर, यू शुड रिमेंबर 21 नंबर। कौन सा नंबर, 21। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, 21 आपको याद रखना है। 21 सर, आपने एक नंबर बाय हार्ट करने को बोला, वो नंबर है 21। अब ये नंबर क्यों बाय हार्ट करना है, पी के ऊपर क्या लिखा है मैंने, सर पी के ऊपर आपने 2 लिखा है, क्यू के ऊपर क्या लिखा है, 1 लिखा है। देखिए ट्रुथ टेबल के बारे में या फिर ट्रुथ वैल्यू के बारे में हम लोग ने पहले ही पढ़ा है कि ट्रुथ वैल्यू हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स में होता है। तो ट्रुथ टेबल उसी ट्रुथ वैल्यूज को लेके कंस्ट्रक्ट किया हुआ एक टेबल बनने वाला है। अब देखते हैं उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देखिए पी के ऊपर 2 लिखा है, यानी कि 2 बार आप ट्रू लिखोगे और 2 बार आप फॉल्स लिखोगे। अच्छा सर, आपने यहाँ पे 2 लिखा तो इसीलिए 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स। आपने क्यू के ऊपर 1 लिखा है, इसका मतलब एक बार ट्रू एक बार फॉल्स आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट।
For this 2 you will write 2 times true and 2 times false, whereas for this 1 you should write 1 times true and 1 times false, and you get this value P and Q. What next? सर वी वांट दिस एंड टू बी यूटिलाइज्ड. अब देखते हैं इस एंड का यहाँ पर क्या रोल होता है. हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ गए, इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने का काम ये एंड करेगा. सो आई राइट हियर P एंड Q. ठीक है, हम लोग यहाँ पर P एंड Q लिख दिए. चलिए अब एक और ट्रिक आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं. कौन सी ट्रिक? देखिए सर, अब देखिए इस पूरे चैप्टर में ना, अगर आप इस ट्रिक को अगर याद रखते हो ना, तो कोई भी सम या फिर कोई भी ट्रुथ टेबल आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा. सर जल्दी से बताइए कौन से ट्रिक की आप बात कर रहे हो. देखिए सबसे पहले ट्रू जो होगा, आपके पूरे टेबल में आप ट्रू को 1 कंसीडर करोगे, और आपके पूरे टेबल में आप फॉल्स को 0 कंसीडर करोगे. चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ट्रू का मतलब सर ने 1 कहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, क्योंकि फॉल्स हमारा 0 होगा. फॉल्स हमारे लिए 0 होगा, ट्रू हमारे लिए 1 होगा, फॉल्स हमारे लिए 0 होगा, और ये भी फॉल्स हमारे लिए 0 होगा. बहुत ही बढ़िया. ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे. सर ने कहा था एक ट्रिक याद रखना है पूरे चैप्टर में कि ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, एक और ट्रिक आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ. देखिए कंजंक्शन का जो मतलब होता है, कंजंक्शन का जो मीनिंग होता है, वो हमारे समझने के लिए हम लोग इसे कंसिडर करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ. मल्टीप्लिकेशन सबने पढ़ा हुआ है. हाँ सर, मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता है. तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा है, इसको यहाँ पर अप्लाई करना है आपको. ठीक है, तो एंड का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अब ये एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन किस तरह से यहाँ पर अप्लाई होगा, ध्यान से देखिए. देखिए एंड का मतलब मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन, P का मतलब ट्रू है, Q का मतलब भी ट्रू है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आपको हमेशा 1 मिलेगा, यानी कि आपको हमेशा ट्रू मिलेगा, क्योंकि 1 का मतलब तो ट्रू होता है. देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 सबको पता है 0 मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा. तो यहाँ पे मैंने फॉल्स लिख दिया. 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 आपको हमेशा 0 मिलेगा, यानी यहाँ पर भी फॉल्स लिख दूंगा मैं. और देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हमेशा 0 मिलेगा, यानी यहाँ पर भी फॉल्स मिलेगा. तो देखा ये ट्रिक आपको किस तरह से हेल्प करती है. सबसे पहली ट्रिक की आपको ट्रू को 1 पकड़ना है, फॉल्स को 0, एंड देन यू हैव टू you have to understand that this and stands for multiplication. Consider this and as the multiplication operation and everything gets sorted out. ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये कंजंक्शन समझ गया है. और कंजंक्शन का अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए, वर्बल एग्जाम्पल सेंटेंसेस में कैसे अप्लाई होता है ये, तो देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक एग्जाम्पल लेंगे, अभिषेक goes for movie and Varun stays home. अब देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं, अभिषेक गोज फॉर मूवी एंड वरुण स्टेज एट होम. दोनों स्टेटमेंट्स को एंड ने ज्वाइन करने का काम किया. ज्वाइन करने का यानी कि कंबाइन करने का काम किया था. ठीक है, तो ये हो गया आपके एंड के बारे में, यानी कंजंक्शन के बारे में. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा कनेक्टिव. तो आपका जो अगला कनेक्टिव है वो है डिसजंक्शन. डिसजंक्शन को अगर वर्बल फॉर्म में आपको याद रखना है तो वो होता है और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है. इट सिंबलाइजेस वी. इट इज जस्ट सिमिलर टू योर वी सिंबल और वी अल्फाबेट. एंड इसके लिए जो ट्रिक याद रखनी है उसके बारे में हम लोग बाद में जानकारी देंगे आपको. सबसे पहले वही चीज जो हम लोगों ने कंजंक्शन में देखी थी, हमारा ट्रुथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा. ट्रुथ टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, तो हम लोग सबसे पहले ट्रुथ टेबल जान लेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे कि इसको हम लोग एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं या फिर इसमें कौन सी ट्रिक आपको याद रखनी है. देखिए वही करेंगे वापस, जैसे ट्रुथ टेबल हम लोग ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था वैसे ही यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट करेंगे. पहले P लिखेंगे, बाद में Q लिखेंगे. आपको पता है दो स्टेटमेंट्स आ गए तो 4 आउटकम्स बनने वाले. अब 4 आउटकम्स के लिए मैंने आपको एक नंबर बाय हार्ट करने बोला था. कौन सा था वो नंबर, अगर आपको याद होगा तो 21 एक नंबर था जो मैंने आपको बताया था. अब P के ऊपर 2 लिखा है, यानी कि 2 बार आप ट्रू लिखोगे, 2 बार आप फॉल्स लिखोगे. आपने 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स तो लिख लिया. Q के ऊपर मैंने 1 लिखा है, यानी कि 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स. ठीक है, तो आपके पास P आ चुका है, आपके पास Q आ चुका है. अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस और के बारे में. और का सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह से V जैसे इसका सिंबल होता है, तो यहाँ पे मैंने V लिख दिया और यहाँ पर मैंने Q लिखा. ठीक है, अब सबसे पहले वो ट्रिक जो हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में पहले ही कंजंक्शन में हम लोग ने पढ़ ली थी कि ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है. तो यहाँ पर भी मैं ट्रू के लिए 1 लिख दूंगा
फॉल्स के लिए 0 लिख दूंगा। तो जहां जहां ट्रू है मैं 1 लिख रहा हूँ, जहां जहां फॉल्स है मैं 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, देख लेंगे ये किस तरह से हमारी मदद करेंगे इस चैप्टर में। चलिए आगे, अब आगे बढ़ेंगे हमारे ट्रिक की ओर कि एंड के लिए सर आपने याद रखने बोला था मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो और के लिए कौन सा ऑपरेशन याद रखना है बेटा? और के लिए आपको एडिशन को याद रखना होगा। एडिशन ऑपरेशन सबको याद है, एडिशन ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन ऑपरेशन का ही एक दूसरा वर्जन आपको और में लगाना होगा। कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। सर एक चीज लॉजिक में हमेशा याद रखनी चाहिए आपको कि ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0, और लॉजिक इस पूरे चैप्टर में ट्रू और फॉल्स छोड़ के कुछ नहीं आएगा। लॉजिक के पूरे चैप्टर में ट्रू और फॉल्स को छोड़ते हुए कुछ नहीं आएगा। यानी कि आपका आंसर हमेशा एक तो 1 होना चाहिए या फिर होना चाहिए 0। देखिए, और का मतलब एडिशन, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1 प्लस 1। देखिए 1 प्लस 1 तो 2 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन लॉजिक चैप्टर में तो सर ने कहा है कि 1 और 0 को छोड़ते हुए कुछ भी नहीं लिखना है। तो हमेशा याद रखिए कि लॉजिक में 1 प्लस 1 का आंसर हमेशा आप 1 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1 है, और का मतलब एडिशन होता है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 1 प्लस 1 2 होना चाहिए, लेकिन लॉजिक में सर ने बोला हमेशा 2 को भी आप ट्रू लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया। देखिए 1 प्लस 0 आपको हमेशा 1 मिलेगा, 0 प्लस 1 आपको हमेशा 1 मिलेगा, 0 प्लस 0 आपको हमेशा 0 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने फॉल्स लिख दिया। ठीक है, तो आपका ये जो ट्रूथ टेबल है कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा, ट्रू 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 और लास्ट वाला हो जाएगा फॉल्स। अगर आपको एग्जाम्पल देना होगा तो इसी तरह से एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि अभिषेक गोज फॉर मूवी और वरुण स्टेज एट होम। देखिए सेम एग्जाम्पल है, बस और के साथ इसे कंबाइन कर लिया, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है आपके कंजंक्शन में और आपके डिसजंक्शन में। आशा करता हूं कि आपको ये कंजंक्शन और डिसजंक्शन समझ गया होगा। आगे के भी आपके कनेक्टिव्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगला जो कनेक्टिव हमें पढ़ना है वो है कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन। अब ये कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है, वर्डिंग्स में इसे कैसे लिखते हैं, हमारी जो स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट होती है उसमें कैसे लिखा जाता है? देखिए उसमें इसे हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, इफ डॉट 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 देन डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है? इफ समथिंग हैपेंस देन द अदर थिंग विल हैपन। ठीक है, क्या याद रखेंगे इसे? इफ समथिंग हैपेंस देन समथिंग हैपेंस। ऐसे प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, एग्जाम्पल तो मैं लूंगा जरूर, उस एग्जाम्पल को हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट डिनोट या फिर सिंबलाइज कैसे किया जाता है? देखिए इसका जो सिंबल होता है वो होता है एक सिंगल एरो। देखिए कुछ इस तरह से एक सिंगल एरो बना देंगे, तो ये सिंगल एरो होता है इम्प्लीकेशन के लिए। जिस भी आपको स्टेटमेंट में, लॉजिकल स्टेटमेंट में एक सिंगल एरो दिखेगा, उसका मतलब होगा कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इम्प्लीकेशन वाला स्टेटमेंट। ठीक है, इसके लिए कौन सी ट्रिक है उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल बना लेते हैं आपका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि आपका ट्रुथ टेबल 2 स्टेटमेंट के लिए बनेगा या 3 स्टेटमेंट्स के लिए। हम लोग सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स की बात अभी कर रहे हैं, 3 स्टेटमेंट्स की बात बाद में करने वाले हैं। पी और क्यू सबसे पहले लिखा जाता है, और एक नंबर आपको याद रखने कहा था मैंने। कौन सा वो नंबर था सर? वो नंबर था 21। तो हम लोग ने याद रख लिया 21। और आगे आगे देखिए, आपको निकालना है P इम्प्लाइज Q, क्योंकि इसका जो सिंबल होता है कुछ सिंगल एरो की तरह सिंबल है, सर ने बताया, तो यहाँ पे P और Q लिख दिया। सर 21 का मतलब होता है 2 बार ट्रू लिखो P में और 2 बार फॉल्स लिखो, और 1 का मतलब होता है 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। ठीक है, तो 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स लिख लिया हम लोगों ने। अब ये सिंगल एरो है सर, इसमें क्या होता है? एडिशन होता है, मल्टीप्लीकेशन वो तो ऑलरेडी हो चुका है हमारे डिसजंक्शन में और कंजंक्शन में। तो इस कंडीशनल या फिर इस इम्प्लीकेशन की क्या ट्रिक है? देखिए बच्चों, इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इम्प्लीकेशन या फिर सिंगल एरो के लिए ट्रिक ये होता है कि इफ बोथ आर सेम, इफ बोथ आर सेम यू राइट इट एज ट्रू, अदरवाइज यू फॉलो द RHS। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूं, बोथ आर सेम यू राइट इट एज ट्रू, यू राइट इट एज ट्रू, अदरवाइज यू राइट इट एज RHS। हाँ, तो मैंने लिखा है बोथ आर सेम देन राइट डाउन ट्रू, अदरवाइज यू राइट दी RHS। ये देखिए ये एरो कहाँ से कहाँ जा रही है? इस एरो के लेफ्ट साइड में P प्रेजेंट है तो राइट साइड में Q प्रेजेंट है। क्या इतना समझ गया आपको? लेफ्ट साइड में P है, राइट साइड में Q है। अब इस ट्रिक को इंप्लाई करते हैं।
इस ट्रिक को थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट सेम है? हाँ सर सेम है। तो सर ने क्या कहा है कि अगर दोनों के दोनों सेम होंगे तो आपको ट्रू लिखना है, तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। आगे सर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, क्या दोनों के दोनों सेम है? नहीं सर दोनों के दोनों सेम नहीं है, तो अदरवाइज सर ने क्या कहा है RHS लिखिए, RHS। सो व्हाट इज द RHS इन्वॉल्व हियर? सर RHS तो F है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? F लिख देंगे। ओके अगला स्टेटमेंट, here we have false, here we have true, are both same? No sir they are not same, so if it is not same you follow the RHS which is Q, because RHS में देख सकते हो Q है, तो Q में लिखा है true, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने true। लास्ट यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स, दोनों के दोनों सेम है, यस सर इट इज सेम, तो दोनों के दोनों सेम होंगे तो क्या लिखना है? ट्रू लिखना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रू। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, बहुत ही बढ़िया सी ये ट्रिक है, आपको किसी भी बुक में ये ट्रिक नहीं मिलेगी, इट इज डेवलप्ड बाय मी। जस्ट देख लीजिए, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ गई हो तो इसी तरह से इसे अप्लाई कीजिएगा। एग्जाम्पल जो आपको देखना है वो एग्जाम्पल भी यहाँ पर बता देता हूँ कि ये इसके स्टेटमेंट्स कैसे दिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, इफ it rains then the match will be cancelled। देख लीजिए ये एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल्ड। देखिए आपका ये स्टेटमेंट भी वैसे ही था कंडीशनल का, कि उसमें इफ और देन आना चाहिए, इफ के बाद एक स्टेटमेंट होता है, देन के बाद दूसरा स्टेटमेंट होता है, लेकिन दोनों में एक चीज होती है कि पहला स्टेटमेंट होने के बाद ही दूसरा स्टेटमेंट होता है, कि जब बारिश होगी उसी के बाद मैच कैंसिल होगा। एक दूसरे पे डिपेंडेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं ये, इफ समथिंग हैपेंस देन समथिंग विल हैपन, यानी कि एक दूसरे के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कि बारिश होने के बाद क्या होगा, तो मैच कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट में क्वालिफाई होता है। आई होप आपको ये ट्रिक और आपको ये कनेक्टिव भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले कनेक्टिव के तरफ। तो आपका अगला जो कनेक्टिव है वो है बाई कंडीशनल या फिर डबल इम्प्लीकेशन। देख लेते हैं ये बाई कंडीशनल या फिर डबल इम्प्लीकेशन वाला कनेक्टिव कैसे होता है। देखिए इसके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये याद रखनी है कि इसका स्टेटमेंट कैसे दिखेगा। देखिए इसको अगर आप वर्बल फॉर्म में लिखोगे तो वर्बल फॉर्म में ये लिखा जाएगा, इफ एंड ओनली इफ डॉट 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 समथिंग हैपेंस देन डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसका मतलब है इफ एंड ओनली समथिंग हैपेंस देन द अदर थिंग विल हैपन। जैसे यहाँ पर था इफ समथिंग हैपेंस देन समथिंग हैपेंस, यहाँ पे होगा इफ एंड ओनली इफ समथिंग हैपेंस देन समथिंग विल हैपन। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ होता है यहाँ पर सिर्फ इफ और देन होता है, ये दोनों में फर्क है बस। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसका सिंबल कैसे होता है। देखो इसका जो सिंबल होता है वो होता है दोनों साइड में एरो। बाई कंडीशनल कहा है ना, बाई कंडीशनल यानी डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन मतलब लेफ्ट में भी एक एरो, राइट में भी एक एरो, दोनों तरफ एरो होती है। इसका ट्रिक क्या होता है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है वो देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल के लिए सबसे पहले आपको P की जरूरत पड़ेगी, आपको Q की जरूरत पड़ेगी, और आपको जरूरत पड़ेगी उस नंबर की जो नंबर मैंने आपसे बाय हार्ट करने कहा है। दो स्टेटमेंट्स के लिए कौन सा नंबर याद रखना है आपको? 21, यानी कि 2 बार आपको P में ट्रू लिखना होगा, 2 बार आपको फॉल्स लिखना होगा। क्यू में आपको एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। चलिए सर ये तो लिख लिया, अब हम लोग हमारा डबल एरो लेके आते हैं हमारे सामने। ठीक है, अब आपको मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ डबल इम्प्लीकेशन के लिए। देखिए डबल इम्प्लीकेशन में जो ट्रिक आपको याद रखनी है वो ये होगा कि इफ बोथ आर सेम, इफ बोथ आर सेम यू राइट इट एज ट्रू, अदरवाइज यू राइट इट एज फॉल्स। यहाँ पे क्या था, इफ बोथ आर सेम यू राइट इट एज ट्रू, अदरवाइज यू फॉलो द RHS। यहाँ पे इफ बोथ आर सेम यू राइट इट एज ट्रू, अदरवाइज यू राइट इट एज फॉल्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बोथ आर सेम यू राइट इट एज ट्रू, otherwise you write it as false, that is F। So let's follow the rule and let's write it down। Can you see both are same? Yes sir both are same। what you are going to do, you are going to write it as true, क्योंकि लॉ हमारा जो ट्रिक है वो क्या कहता है कि दोनों सेम है तो ट्रू लिखो। क्या दोनों सेम है? नो सर इट इज नॉट सेम, सो अदरवाइज यू राइट इट एज फॉल्स। So you write here false। Are they both same? No sir, you write it as false। Are they both same? Yes sir, they both are same, you write it as true। That's it। देख लीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझा दिया बाई कंडीशनल। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक डाउन द एग्जांपल फॉर बाई कंडीशनल। एग्जांपल कुछ इस तरह से दे रहा हूं आपको, देखिए इफ एंड ओनली इफ you study then you will pass। आप देख सकते हो पूरे स्टेटमेंट में
I'm using the word if and only if. So if and only if you study, then you will pass. Now, students usually have this confusion, sir, what is the difference between this conditional and like this by conditional kind of thing? Okay, there is a very simple difference that for conditional statement, this can be one of the reason. जैसे कि if it rains then the match will be cancelled. तो if it rains then match will be cancelled, तो बारिश होना एक रीजन हो सकता है मैच कैंसिल होने के लिए, दूसरे भी बहुत सारे रीजन है मैच कैंसिल होने के लिए, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस if and only if, इसका मतलब है it is the necessary and the most necessary and sufficient condition for you to pass the examination. You don't have any other alternative to pass the examination, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया if and only if, ये सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन होती है, ये एक ही जरूरी कंडीशन होती है, इसीलिए इसे if and only if कहते हैं, ठीक है। लेट्स प्रोसीड अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स के पास। It is the last connective that we have in our syllabus. The last connective is negation of a statement. Now this negation of a statement, let us see how it is written in verbal form. It is written as not. तो जो not word use होता है वो word use होता है आपके negation के लिए। आगे देख लेंगे इसका symbol किस तरह से होता है। The symbol of this not is represented like this, एक wave like symbol होता है इसका, ठीक है। एंड इसके ट्रिक के बारे में भी हम लोग जान लेंगे, बट फर्स्ट लेट अस कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल। नाउ देयर इज वन वेरी यूनिक फीचर ऑफ दिस नेगेशन कि नेगेशन हमेशा एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए काम करेगा, ये दो स्टेटमेंट के लिए नहीं काम करेगा। तो नेगेशन हमेशा सिंगल स्टेटमेंट यानी पी के लिए आएगा। अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है लॉजिकल इस चैप्टर में, तो एक स्टेटमेंट के सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकते हैं, आइदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स, इसीलिए मैंने पी को सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स लिखा है। अब हमें एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए नेगेशन कैसे अप्लाई होता है वो पढ़ना है, यानी कि नेगेशन ऑफ पी। लेट अस सी हाउ टू अप्लाई दिस नेगेशन ऑफ पी। व्हाट इज द ट्रिक टू अप्लाई दिस। देखिए ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट के लिए एक ट्रिक आपको याद रखनी है, और वो ट्रिक होती है कि डू दी ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज गिवन टू अस। क्या करने बोला मैंने, डू दी ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज गिवन टू अस। ऑपोजिट का मतलब ये होता है कि अगर ट्रू दिया होगा तो उसका ऑपोजिट करना है फॉल्स, अगर फॉल्स दिया होगा तो उसका ऑपोजिट करना है ट्रू। तो इसके लिए जो ट्रिक फॉलो करनी है वो होती है ऑपोजिट। ओके, यू हैव टू डू समथिंग विच इज नेगेटिव ऑफ इट, ऑपोजिट ऑफ इट। तो अगर ट्रू दिया हुआ है तो इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स होगा तो उसका नेगेशन हो जाएगा ट्रू। एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, राहुल is not a good dancer। आप देख सकते हो आई हैव यूज्ड हियर अ वर्ड नॉट विच इज अ लॉजिकल कनेक्टिव ऑफ योर मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। तो नॉट का यूज करते हुए हमने इसे लिखा है राहुल इज नॉट अ गुड डांसर। तो आपको बस वहां पर नॉट लगा देना होता है, अगर नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो उसे हटाना होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करने ही वाले, ठीक है। आई होप आपको सारे लॉजिकल कनेक्टिव समझ चुके होंगे। अब हम लोग सीधा शुरुआत करेंगे आपके एक्सरसाइज की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने प्रीवियसली कर लिया है सॉल्व। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या वर्ड यूज हुआ है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। आई होप आपको पता है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, आज ही हम लोगों ने पढ़ लिया। कंपाउंड स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट जो दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट से बना हुआ होता है। तो आपको उस कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली लिखना है। सिंबॉलिकली यानी कि आपको पी क्यू एंड लॉजिकल कनेक्टिव वाले उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंबॉलिक फॉर्म में अगर कोई भी चीज लिखनी होती है तो सबसे पहले आपको ये करना होता है कि पूरे स्टेटमेंट में कितने कनेक्टिव्स है उसे आइडेंटिफाई करो। आप देख सकते हो आपके पास कौन से कनेक्टिव थे, चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला कनेक्टिव था कंजंक्शन यानी कि एंड, दूसरा कनेक्टिव था डिसजंक्शन यानी कि और, तीसरा कनेक्टिव हमने पढ़ा था कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन जो होता है सिंगल एरो के साथ डिनोट किया जाता है, इफ और देन की तरह लिखा जाता है वो। चौथा था इफ एंड ओनली इफ, बाई कंडीशनल या फिर डबल इम्प्लीकेशन जिसे कहा जाता है, और लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था कनेक्टिव दैट वाज योर नेगेशन। अब इसमें से कौन सा कनेक्टिव आपको दिखाई देगा यहाँ पर, यहाँ पर एक ही कनेक्टिव यूज हुआ है और वो कनेक्टिव है ये एंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस एंड को हाईलाइट करके रखा हुआ है आपके लिए। तो ये एंड हमारा यहाँ पर कनेक्टिव होगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले चीज जो करनी है वो आपके कनेक्टिव को हाईलाइट करना है, हमने हाईलाइट कर लिया। आगे क्या करेंगे, आगे
देखिए कनेक्टिव के पीछे का हिस्सा और कनेक्टिव के आगे का हिस्सा, कनेक्टिव के पीछे क्या दिख रहा है आपको, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ये जो कनेक्टिव के पीछे आपको दिख रहा है ना, ये आपका पहला स्टेटमेंट बनेगा, यानी कि कनेक्टिव के पीछे जो लिखा होगा वो पहला स्टेटमेंट यानी कि पी बनेगा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। क्योंकि ये जो आपका कनेक्टिव है ना एंड, ये एंड क्या कर रहा है, आपके इस पहले स्टेटमेंट को और इस दूसरे स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो दो स्टेटमेंट को अगर आप स्प्लिट करने की कोशिश करोगे तो पहला स्टेटमेंट बनेगा नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और दूसरा स्टेटमेंट यानी कि कनेक्टिव के बाद वाला स्टेटमेंट, कनेक्टिव के बाद क्या लिखा है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। सो दिस इज व्हाट your connective does. It combines both the sentences or statements. We are going to separate them. अब अगर इसे symbolically लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे symbolic form is given by. So how are you going to write it? देखिए सबसे पहले P लिखोगे क्योंकि आपके स्टेटमेंट है पहले नागपुर इज इन महाराष्ट्र विच इज P, उसके बाद एंड लिखा हुआ है, एंड आपका एंड का सिंबल आपको याद होगा, एंड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है इसीलिए मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया, और उसके बाद लिखा है चेन्नई इज इन तमिलनाडु, सो चेन्नई इज इन तमिलनाडु इज टेकन एज Q, so we'll write it as P and Q, and here it completes your this first question. बहुत ही सिंपल था। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने आपके कनेक्टिव को हाईलाइट किया, उसके बाद कनेक्टिव के पीछे जो लिखा है उसको P ले लिया, कनेक्टिव के आगे जो लिखा है उसे Q ले लिया, एंड उसका सिंबॉलिक फॉर्म आपने जनरेट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू. X इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. ओके, लेट्स आइडेंटिफाई द कनेक्टिव विच इज यूज्ड इन दिस क्वेश्चन. कौन सा कनेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे. देखिए सर, कनेक्टिव तो हम लोग ने देखा था, कनेक्टिव कौन सा होता है आपका, कनेक्टिव होता है एंड होता है और होता है, देन व्हाट यू हैव इज इम्प्लीकेशन यानी कि इफ एंड देन होता है, इफ एंड ओनली इफ होता है, बट हियर वी कांट सी एनी ऑफ दोस काइंड ऑफ कनेक्टिव्स. नॉट होता है यहाँ पे, तो वैसा कोई नहीं दिख रहा है ना. नॉट तो एक दिख गया आपको. ओके, देयर इज वन नॉट which is used here, but there is also one thing which is combining these two statement which is but. आप देख सकते हो यहाँ पे एक बट यूज हुआ है. ठीक है, तो ये जो नॉट और ये जो बट है ना, ये दो कनेक्टिव्स आपके यहाँ पे यूज हुआ है. लेकिन सर बट वाज नॉट अ कनेक्टिव दैट वाज स्पेसिफाइड इन द प्रीवियस पार्ट. देखिए ऑलवेज रिमेंबर एंड के कौन से ऑल्टरनेटिव्स आपके क्वेश्चन में यूज होता है. एंड कैन ऑल्सो बी रिटन एज बट, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज नाइदर नॉर. ठीक है, ये दो उसके ऑल्टरनेटिव वर्ड है जो यूज किए जाते हैं. एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, एंड के जगह पे बट भी यूज होगा, और यू कैन ऑल्सो यूज नाइदर नॉर. ठीक है, इफ यू कम अक्रॉस सच वर्ड्स दे आर डेफिनेटली योर लॉजिकल कनेक्टिव्स. ठीक है, नाउ लेट्स राइट P and Q. Okay, always remember while writing your P and Q statement, you are going to ignore the logical statements, sorry, ignore the logical connectives and then create your P and Q. जैसे कि देखिए अगर आपने यहाँ पर गौर किया होगा तो बट के पहले जो लिखा जाएगा वो P होना चाहिए, बट के बाद जो लिखा जाएगा वो Q होना चाहिए. तो बट के पहले क्या लिखा है, x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, x इज नॉट एन इरेशनल नंबर होना चाहिए. ठीक है, x इज नॉट एन इरेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नॉट तो ऑलरेडी एक कनेक्टिव है. Okay, not is a logical connective, so you need to ignore it. So what the statement will become, x is an irrational, x is an irrational number. Okay, you have to ignore the logical connective and then form a statement. What about the second part, but is a square of an integer? Is a, what they are talking about, they are talking about x, right? X is not an irrational number but is a square of an integer. To make it a, sorry, to make it a sensible statement, you should write it as x is a square of an integer. ठीक है, देखिए ना किसकी बात हुई थी, they were talking about your x, but is a square of an integer. तो is a square of an integer तो एक complete statement नहीं होगा, तो इसीलिए किसकी बात कर रहे थे, x की बात कर रहे थे, इसीलिए I have written here x is a square of an integer. Let's write down the symbolic form. So write down here symbolic form is given by. So what is the symbolic form? देखिए
सबसे पहले लिखा x इज नॉट एन इरेशनल नंबर बट p इज x इज एन इरेशनल नंबर. सो अगर मैं यहाँ पे p लिखूंगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, x इज एन इरेशनल नंबर. बट व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटमेंट, इट इज x इज नॉट एन इरेशनल नंबर. सो नॉट कैसे सिंबलाइज होता है, नॉट इज सिंबलाइज्ड बाय दिस, अगर आपको याद होगा. एंड देन यू राइट बट को क्या बोलते हैं हम लोग, बट इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर एंड, सो वी राइट हियर and then is a square of integer, so x is a square of an integer as it is, so we write it as q. ठीक है. So this was about your next example. I hope कि आपको ये समझा होगा. आगे बढ़ते हैं अभी. Okay, so let's start with this question now. Exercise 1.1, question number 5th from second question. If triangle ABC is a right angled at B, then measure of angle A plus measure of angle C equals to 90. This is the question given to us. अगर आप यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव्स को हाईलाइट करने की कोशिश करोगे तो कौन से लॉजिकल कनेक्टिव आपको दिखाई देगा. देखिए सर, यहाँ पर इफ है एंड देन वी हैव देन, तो इफ और देन दोनों मिलके कौन सा कनेक्टिव बनता है, कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन. अगर आपको याद होगा कंडीशनल और इम्प्लीकेशन इट इज गिवन बाय इफ एंड देन, तो मैं इफ और देन को हाईलाइट कर दूंगा. और इफ और देन के बीच में जो लिखा होता है वो हमेशा आपका पी होगा बच्चों. सो वी राइट पी एज योर ट्रायंगल एबीसी is right angled at B and you will write Q as जो आपके then के बाद जो लिखा जाता है that will always be Q. then के बाद जो भी लिखना है वो हमेशा Q होता है. So Q will be measure of angle A plus measure of angle C equals to 90 degree. So as you can see, I have separated my P and I have separated my Q. Now what I'm going to do is I'll write the symbolic form. So symbolic form is given by. So how the symbolic form will be given? If और then का मतलब तो आपको पता है. If और then का मतलब होगा सिंगल एरो. then के बाद जो भी लिखा जाएगा वो इस एरो के बाद लिखा जाएगा. then के पहले जो भी लिखा जाएगा वो इस एरो के पहले लिखा जाएगा. It is as simple as that. So then के पहले क्या लिखा है, ट्रायंगल ABC is a right angle at B. So वो है P आपका. और देन के बाद क्या लिखा है, मेजर ऑफ एंगल ए बी, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज 90 विच इज क्यू. सो द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी एज सिंपल एज दिस. इट विल बी पी इंप्लाइज क्यू. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते लेते एक और सम. So the last sum in this category is this: Hima Das wins gold medal if and only if she runs fast. आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. इस क्वेश्चन में आपको एक लॉजिकल कनेक्टिव दिखाई देगा. सर कौन सा वो लॉजिकल कनेक्टिव है, आप देख लो कौन से लॉजिकल कनेक्टिव थे. एंड था, और था, इफ एंड देन था, इफ एंड ओनली इफ था और नॉट था. इसमें से कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, सर एक दिखाई दिया, इफ एंड ओनली इफ. सो आई हाईलाइट इट, इफ एंड ओनली इफ. एंड नाउ द क्वेश्चन इज क्वाइट ट्रिकी. क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो देखिए सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है व्हाट विल बी योर पी एंड व्हाट विल बी योर क्यू. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके क्वेश्चन में आपको देन दिखाई नहीं दे रहा है जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो अगर ऐसा कुछ होगा जहां पर देन होगा ही नहीं आपके क्वेश्चन में, तो हमेशा एक चीज याद रखिए, इफ एंड ओनली इफ के बाद जो लिखा जाएगा वो हमेशा पी होगा. इफ एंड ओनली इफ के बाद क्या लिखा है आपका यहाँ पर, इफ एंड ओनली इफ के बाद तो सर लिखा है शी रन्स फास्ट. अब शी कौन है, हिमा दास है ना, तो हिमा दास रन्स फास्ट है ना, ये होगा आपका पी. हिमा दास रन्स फास्ट. ठीक है, इसको थोड़ा सा प्यार से लिख लेते हैं वापस. हिमा दास रन्स फास्ट. उसके बाद आपको क्यू डिफाइन करना है. तो अभी जो बचा हुआ स्टेटमेंट होगा वो आपका क्यू बन जाएगा. तो बचा हुआ स्टेटमेंट क्या है, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल. अब ये इफ एंड ओनली इफ तो कनेक्टिव है ना, तो उसे नहीं लिखना होता है आपके लॉजिकल सिंबॉलिक फॉर्म में, आपको बताया मैंने. तो अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म जरा लिखने की कोशिश करते हैं. सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज गिवन बाय. सिंबॉलिक फॉर्म में हमेशा पी आता है बच्चों, फिर आता है डबल एरो और फिर आता है क्यू. क्यू ऐसा क्यों हुआ, देखिए डबल एरो यानी कि देखिए इफ एंड ओनली इफ के बाद क्या लिखा हुआ है, शी रन्स फास्ट, तो ये पहले आएगा, फिर आएगा डबल एरो और फिर आएगा आपका जो भी बचा हुआ स्टेटमेंट है यानी कि क्यू. हमेशा पी डबल एरो क्यू होता है. आपको पी अच्छे से ध्यान में रखना है, पी क्या होगा और क्यू क्या होगा. ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया इफ एंड ओनली इफ के बाद जो लिखा होगा वो पी होगा, बचा हुआ चीज क्यू बन जाएगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया जहां पर सिंबॉलिक फॉर्म लिखना होता है. अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है.
Okay, so the next question is write the truth values of the following. और क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसका ट्रुथ वैल्यू आपको निकालना है। इस बार क्वेश्चन ये नहीं है कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी है, बट द क्वेश्चन इज राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फाइंड द ट्रुथ वैल्यू, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कन्वर्ट इट फर्स्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन गोइंग टू सॉल्व इट। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हो तो आपका आंसर बहुत ही ज्यादा रॉन्ग आने के चांसेस हो जाते हैं। तो एग्जाम में सही सॉल्यूशन वही होगा जिसमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रुथ वैल्यू निकाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म आप तो जान ही गए होंगे अभी कि सिंबॉलिक फॉर्म कैसे निकालना होता है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो और दिखाई दे रहा है आपको, ये लॉजिकल कनेक्टिव है। और के पहले जो लिखा जाएगा उसे पी ले लेंगे हम लोग। तो 4 इज ऑड, ये आपका पी आ जाएगा। क्यू क्या होगा? 1 इज प्राइम। ओके अब इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसका ट्रूथ वैल्यू अलग से निकाल के रखो कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज, पी का ट्रूथ वैल्यू क्या है? 4 इज अ ऑड नंबर? नो सर, 4 इज नॉट अ ऑड नंबर, इट इज एन इवन नंबर। तो ट्रूथ वैल्यू इसका क्या होगा? एफ होगा, यानी कि फॉल्स। आप फॉल्स लिख सकते हो, आप एफ भी लिख सकते हो। और ट्रूथ वैल्यू ऑफ, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? 1 इज अ प्राइम नंबर। यस सर, 1 इज अ प्राइम नंबर, ये हो जाएगा ट्रू, तो इसे हम लोग ट्रू लिखेंगे। अब इसका लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका? और यूज हुआ है, देख लीजिए, और यूज हुआ है ना। 4 इज ऑड और 1 इज अ प्राइम नंबर, सो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे P और Q, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है, तो P के नीचे मैंने फॉल्स लिख दिया, बीच में और का सिंबल डाल दिया। Q का वैल्यू है ट्रू, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू। नाउ सर ने एक ट्रिक बताई थी आपको कि ट्रू को हमेशा 1 कंसिडर कीजिए, फॉल्स को हमेशा 0 कंसिडर कीजिए। और ये और का मतलब अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था और का मतलब होता है एडिशन। और का मतलब क्या होता है? एडिशन। इफ यू रिमेंबर, एग्जाम में ये लिख के नहीं बताना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और का मतलब होता है एडिशन। तो 0 + 1 सभी को पता है कि 0 + 1 होता है 1, तो इसीलिए इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा ट्रू। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखिएगा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है, देख लीजिए आपको समझ जाएगा ये। तो चलिए बढ़ते अभी अगले सम की तरफ, जो है ये 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। चलिए देख लेते हैं इस सम को कैसे डिवाइड, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि इसमें कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो कनेक्टिव यूज हुआ है वो ये है एंड, तो इस एंड की मदद से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पी लेंगे, पी को क्या रखेंगे हम लोग? 5 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि एंड के पहले जो लिखा जाएगा उसे पी लिया जाएगा, एंड के बाद जो लिखा जाएगा उसे क्यू लिया जाएगा, तो क्यू भी लिख देते हैं। तो क्यू होगा, एंड के बाद क्या लिखा है? 7 डिवाइड्स 94। ठीक है, 7 डिवाइड्स 94 लिख लिया। नाउ द ट्रूथ वैल्यू, सो राइट डाउन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज, सब लोग जानते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ P, 5 इज अ प्राइम नंबर। यस सर, 5 इज अ प्राइम नंबर, वी राइट इट एज ट्रू। उसके बाद लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q। ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q इज, देख लीजिए Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? Q इज 7 डिवाइड्स 94। इज 7 डिवाइडिंग 94? अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा नो सर, 7 डजंट डिवाइड 94। तो 7 अगर 94 को डिवाइड नहीं करता है तो 7 डजंट डिवाइड 94, तो यहाँ पर डज नॉट डिवाइड 94 आना चाहिए था, लेकिन डिवाइड दिया हुआ है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। एंड देन वी राइट द सिंबॉलिक फॉर्म, सो विल राइट हियर सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका? देखिए एंड यूज हुआ है तो डेफिनेटली इट विल बी पी एंड क्यू। पी का ट्रूथ वैल्यू आपने लिखा हुआ है ट्रू एंड क्यू का वैल्यू आपने लिखा हुआ है फॉल्स। आप सभी को पता होगा कि पी का जो ये होता है, सॉरी ट्रू का जो कंसीडर करना है हमें वो 1 कंसीडर करेंगे, एंड को कंसीडर करने बोला था मैंने मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिख देता हूँ। सबको पता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 का आंसर क्या होता है? Definitely 1 multiplied by 0 will give you 0. So we'll write here false, and the last statement, concluding statement, you are going to write that the truth value of the given statement is definitely false. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम।
तो अगला जो प्रॉब्लम है वो ये है आपके सामने, इफ और देन वाले कैटेगरी में है, यानी कि कंडीशनल कैटेगरी में जा रहा है ये सम। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 8 देन 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। लेट अस फर्स्ट हाईलाइट द कनेक्टिव्स दैट आर यूज्ड हियर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कनेक्टिव है वो एक ही है, भले ही वो इफ और देन दो अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन वो एक ही कनेक्टिव होता है, वो होता है इम्प्लीकेशन। तो हाईलाइट कर देते हैं आपके इफ और देन को, और चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ और देन को हाईलाइट करने के बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पी लिखेंगे। इफ और देन के बीच में जो लिखा होता है वो होता है 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 8, और देन के बाद जो लिखा जाएगा वो होगा क्यू, यानी कि 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 15। व्हाट नेक्स्ट, वी राइट डाउन द ट्रुथ वैल्यू। सो ट्रुथ value of p, what will be the truth value of p? 3 multiplied by 5 is not equal to 8, it is 15. So truth value of p is, we'll write here false. Truth value of p is false in this case. What about the truth value of q? Let us write truth value of q. What will be the truth value of q? You can see 3 plus 5 is equal to 8, but they have written 15, which is definitely incorrect. We write here false. And then let us proceed towards the symbolic form. That is our usual procedure that we do. Symbolic form is given by, so the symbolic form will be given by p single arrow q. Why I have put the single arrow? Because it is an implication kind of question. if और then यूज हुआ है, लेफ्ट साइड में p होगा, राइट साइड में q होगा। आगे ट्रुथ वैल्यू क्या थी p की ट्रुथ वैल्यू थी फॉल्स, फिर आएगा सिंगल एरो, फिर आएगा फॉल्स। सभी को पता है कि फॉल्स का मतलब जीरो होता है, तो आई राइट हियर जीरो। सभी को पता है, इस फॉल्स को भी हम लोग जीरो लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे हमारा ट्रिक जो मैंने आपको पढ़ाया था। क्या ट्रिक पढ़ाया था मैंने? देखिए सिंगल एरो के लिए ट्रिक था कि सेम होगा तो ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज यूल राइट दी RHS। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको बताया था सिंगल एरो के लिए, अगर आपको याद होगा तो देखिए, वरना हमें पीछे जाके थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए इसी वीडियो लेक्चर में। तो दोनों के दोनों आप देख सकते हो, जीरो और जीरो दोनों के दोनों सेम है। जब सेम होगा तो हमें ट्रू लिखना है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं ट्रू लिख दूंगा, और आपका फाइनल स्टेटमेंट वही होगा कि द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। आज हम लोग ने पढ़ा लॉजिकल कनेक्टिव्स, आज हम लोग ने पढ़ा कि सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट्स को, आज हम लोग ने सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में भी बात की, और कुछ सम्स लिए जहां पर हमें ट्रुथ वैल्यू निकालनी होती है। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही में सब्सक्राइब कर लीजिए टू लेट्स सिंप्लीफाई।